हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित का पहला अध्याय। उस पर है रियल नंबर। उसका एक सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकर संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती, इससे आशा है कि जो संख्या प्राप्त होगी हमें उसके इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए। तो चलिए यहां पर दिया किसी प्राकर संख्या n के लिए, n यहां पर एक प्राकर संख्या है, उसको लिख लेते हैं हम। प्राकर संख्या n बराबर क्या है, प्राकर संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 डैश डैश, ये प्राकर संख्याएं हैं। दूसरा देखिए यहां पर 6 की घात n आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात n को 2 गुणित 3 की घात n बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की घात n गुणित 3 की घात n। चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ में करके समझते हैं। देखिए यहां पर हमारा दिया है 6 की घात n बराबर दिया है 2 की घात n गुणित 3 की घात n दिया है। यदि हम n बराबर 1 रखते हैं प्राकर संख्या को, तो यहां पर क्या होगा, बराबर 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1 होगा। अब इसको क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुणित 3 बराबर 6 होगा। फिर यदि हम इसको n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, यहां पर बराबर 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणित 9, यहां हो जाएगा आपका 36। आगे देखिए हम इसको n बराबर 3 रखते हैं तो क्या होगा, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3 बराबर होगा यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणित 27। इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 216। इसी प्रकार से हम n का मान 4 5 6 ऐसा रखते जाएंगे, ये संख्या इस प्रकार प्राप्त होती जाएगी। यहां पर देखिए हमने जब n का मान 1 रखा तो संख्या हमें 6 प्राप्त हुई है। जब हमने n का मान 2 रखे तो हमें 36 प्राप्त हुआ, और जब n का मान हमने 3 रखे तो 216 प्राप्त हुआ है। हम तीनों मान रखने के बाद में ये देखते हैं कि जो संख्या प्राप्त हो रही है उनके इकाई के स्थान पर यहाँ पर 6 6 आ रहा है, यहाँ पर किसी भी संख्या में 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो 6 की घात n में हम यदि n प्राकर संख्याओं का मान रखते हैं तो 0 पर समाप्त होने वाली कोई भी संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही है। चलिए हम इसको 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं किस प्रकार से प्राप्त होती है उस पर हमको चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए जैसे हम 0 पर समाप्त होने वाली कुछ संख्याएं लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या होती है हमारी, जिसका इकाई में 0 होता है, वो होती संख्या हमारी 10। 10 के बाद हमारा आता है 20, 20 के बाद आता है 30, इस प्रकार से और ये संख्याएं आपकी बढ़ती जाएगी। अब हम कोई एक बड़ी संख्या को लेते हैं, जैसे सपोज 420 ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए हम इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 10 का आएगा 2 गुणित 5, 20 का आएगा 2 गुणित 2 गुणित 5, 30 का आएगा 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 3 6 5 30। अब यहां पर देखेंगे अपन कि अच्छा 420 का करते हैं तो 420 का हम ऐसा कर लेते हैं, इसका थोड़ा बड़ी संख्या है, इसको ऐसा भाग करके इसके गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम 2 से करेंगे तो 210 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 105 होगा, फिर इसे हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 35 प्राप्त होगा, फिर इसे हम 5 से करेंगे तो 7 बार जाएगा, और इस 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आप 420 से कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ये देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो देखिए जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, या उन्हें ये कहें कि जिनके इकाई के स्थान पर 0 होता है,
उनके जब हमने गुणनखंड करके देखे सारी संख्याओं के, छोटी से बड़ी संख्याओं के, तो वहां देखिए सब में कुछ सिमेट्री दिखाई देती है। जैसे देखिए अब 10 में यहां पर 2 आ रहा है, 20 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है, 30 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है, और बड़ी संख्या 420 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उनके गुणनखंड में 2 आता है। दूसरा देखेंगे और क्या आता है। देखिए पहले वाले 10 में यहां 5 आ रहा है, इस दूसरे में भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है। ये 2 एक बार और 5 एक एक बार, इससे हमें मतलब है 2 तो और बार भी आ सकता है, 5 कई बार आ सकता है, पर हमें उससे नहीं मतलब। हमें मतलब है कि 2 प्रत्येक में कम से कम एक बार आना चाहिए, आ रहा है, या और 5 यहां पर सब में एक बार आ रहा है। तो देखिए यहां पर जैसे 2 और 5 आता है, इनको हम यदि गुणा करते हैं तो ये होता है 10। और 10 ऐसी संख्या है जिसका हम कोई भी संख्या के साथ गुणा कर दें तो संख्या जो प्राप्त होगी वो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या ही प्राप्त होती है। हम करके देख लेते हैं। देखिए 10 में हम यदि 1 का गुणा करते हैं तो 10 होता है, 10 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 20 होता है, और 10 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 30 होता है। इसी प्रकार मान लो हम 10 में 121 का गुणा कर दें तब भी आपकी संख्या 1210 प्राप्त होगी। कहने का आशा ये है कि हमारे इकाई की अंक यहाँ पर या संख्याएं जो हो 0 पर समाप्त हो रही है। हमारा पहला निष्कर्ष निकला कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं में 2 और 5 के गुणनखंड का होना आवश्यक है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होती है। दूसरा निष्कर्ष निकला कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 10 से विभाज्य होती है, तभी हमारा 0 आता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर अब सवाल पे आ जाते हैं। ये हमें परीक्षा में नहीं करना, ये हम समझने के लिए यहां पर है। अब यहां पर देखिए हम लिखते हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए हम संख्या पर बात करिए तो सामान्य सभी संख्याओं के लिए होता है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हम देखते हैं हमारे पास यहां पर जो संख्या है वो 6 की घात n है। लेकिन यहां पर आता है 6 की घात n, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख देंगे। देखिए आगे यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे, आता है n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही इसका आंसर है। देखिए हमारा सवाल तो सिर्फ इतना है
हमें यदि परीक्षा में जाता तो हमें इतना करना है, ये हमारा रफ वर्क है, इसे हम परीक्षा में नहीं करेंगे, इसको हम समझाने के लिए था सिर्फ ये, इसको हम मिटा देते हैं। इसे परीक्षा में इतना सब नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना परीक्षा में, बस हो गया। ठीक है, थैंक यू।